नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करत हैं जा। हर सप्ताह जैसे कि जाने जा कि हमनी एगो विषय के संगे आप लोग के आगे आयला जा और स्वास्थ्य मंत्रालय के स्पेशलिस्ट या फिर प्रतिनिधि लोग आवेलन जा हमनी के जानकारी दे कि कैसे हमने एगो स्वस्थ जीवन सकब जा जिए और जोन रोग बाते उस सब पर कैसे सकब जा नियंत्रण रखी। और आज हमनी बात करब जा आयुर्वेद पर। जी हाँ, ई एगो ऐसन विषय है जेकर बारे में ढेर कोई जाने खातिर उत्सुक रहेलन सा और हर बरिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 31 अगस्त के आयुर्वेद दवा से संबंधित दिवस भी मनावल जाला। और आज जहाँ ई विषय पर बात करते हैं जा तो खुशी के बाद बातें हमनी के संगे आज डॉक्टर श्रीमती कविता हलकोरी जी हवन जे आयुर्वेदिक डॉक्टर हवन। तो आपके बहुत बहुत स्वागत करत है जा ई कार्यक्रम में। नमस्कार। हाँ, तो कविता जी जैसे हमने ई आयुर्वेद पर बात करते हैं जा हमने के शरीर जोन बातें 5 तत्व से बनल बातें और ये प्रकृति में भी देखिला जा ऐसन कैसे बोलब जा उपलब्ध बातें रोग के निवारण करे खातिर सब औषधि। और हमने आपसे सबसे पहला ई सवाल करब जा जब हमने एगो बीमारी के नियंत्रण में रखे खातिर दवा के बारे में सोचा जा तो पहला आवेला आयुर्वेद। हाँ, तो सबसे पहला हमने के समझिया कि एगो बीमारी कैसे होवेला, कैसे हमने के शरीर के प्रभावित करेला। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले ये बताने के लिए कि बीमारी शरीर में होती कैसे है, रोग कैसे होता है, हमें ये जानना चाहिए कि हमारा शरीर जो है 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स जैसे कि वात, पित्त और कफ से मिलकर बना है। तो जब कुछ भी रीजंस, गलत खान पान या मौसम का दुष्प्रभाव या रेडिएशंस या तो स्ट्रेस लेवल बढ़ने से, कोई भी रीजन से जब ये जो वात, पित्त, कफ दोष हमारे शरीर में इम्बैलेंस्ड होते हैं या अपने नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब ये क्या करते हैं, हमारी डाइजेस्टिव फायर यानी कि जो खाना पचाने की शक्ति है उसको कम करते हैं। और साथ में जितना भी सेल्स और टिश्यूज है, सब मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको भी कम करते हैं। तब क्या होता है, जब आप कुछ भी खाना खाते हैं तो यूजुअली उसको पचना चाहिए ताकि वो हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, वो दे सके और शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब वो अग्नि मंद हो जाती है, डाइजेशन वीक हो जाता है, तब वहाँ पर इनडाइजेस्टेड मैटर यानी कि टॉक्सिन्स, जिसको आयुर्वेद की भाषा में आम कहते हैं, वो बनता है। तब उसकी वजह से वो हमारे शरीर में, देखो, कुछ भी पचेगा वो जाएगा तो सेल्स और टिश्यूज़ में, ठीक है, तो वो हमारे सेल्स और टिश्यूज को माल नरिश करता है या टॉक्सिक बना देता है, क्योंकि उसकी वो है ही एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट। ठीक है, तब हमारे जो सेल्स और टिश्यूज हैं या ऑर्गन्स हैं, जहाँ पर भी वो गया, वो उसके फंक्शंस को हैम्पर करता है, कम करता है, या वहाँ की इम्यूनिटी को कम करता है। तभी आप देखते हैं कि शरीर में या तो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हो सकते हैं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओके, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या तो ससेप्टिबल टू इन्फेक्शंस यानी कि आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है और आप इन्फेक्शंस के, वायरस के, बैक्टीरिया के, किसी भी प्रकार के पैथोजन के जल्दी से आक्रमण के लिए बहुत ही तैयार हो जाते हैं, यानी कि आप उसको झेल नहीं पाते हैं। इसी को रोग कहते हैं। यानी कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर वायरस या बैक्टीरिया का अटैक होता है और आप पीड़ित होते हैं तो वो सेकेंडरी है, उसकी शुरुआत पहले से आपके शरीर में हो चुकी है लो इम्यूनिटी की वजह से। यानी ये जो 3 गो दोष बातें यानी गुण जोन बातें, हाँ, आयुर्वेद के, जैसे आप बोला कफ बातें, वात बातें और कफ यानी पित्त बाती। हाँ, तेकर पर विस्तार से सकबा बोले। सबसे पहला सकबा बोले ये बात कौन सी है? ओके, देखो, जैसे मैंने बताया कि ये हमारा बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारा बॉडी, हमारा शरीर बना है वात, पित्त, कफ से। आप जानते हैं जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। ओके, पूरा ब्रह्मांड पंच महाभूत से बना है, हमारा शरीर भी पंच महाभूत से बना है और उसी में विलीन होना है। ओके, तो ये जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत मिलकर ये 3 वात, पित्त, कफ दोष बनाते हैं, यानी कि हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं। वात जो है आकाश और वायु से बना है, यानी कि स्पेस और एयर। पित्त जो है अग्नि और जल से बना है, यानी कि फायर और वाटर।
ओके। और जो कफ है वो पृथ्वी और जल से बना है, यानी अर्थ और पानी। अब हर एक दोष का अपना स्थान होता है शरीर में, यानी कि इसका अपना घर है। हम अपने पूरी बॉडी को, अपने एब्डोमेन को सर से लेकर नीचे को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अम्बलाइकस से नीचे, यानी कि जो आपकी नाभि है उससे नीचे का हिस्सा, वहां पर वात का स्थान है, यानी कि जो ये वात एलिमेंट है ये उसका घर है। वो जाएगा, सब जगह सर्कुलेट करेगा, वो काम करेगा, लेकिन वापस आकर वहीं पर उसको रहना चाहिए। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन आ जाता है, नीचे की हड्डियां, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब आ जाता है। अब दूसरा जो हिस्सा है नाभि से डायफ्राम तक का, मिडल ऑफ द एब्डोमेन का हिस्सा, इसमें आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, ये सब आ जाता है, जहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। ये हिस्सा है पित्त का। आप देखोगे बाइल को डायरेक्टली आप कोरिलेट कर सकते हैं, जो कि गॉल ब्लैडर का एक सिक्रीशन है, दैट इज पित्त। ओके, वो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और ये जो आपके डायफ्राम से ऊपर तक का, सर तक का जो हिस्सा है, वो होता है कफ का स्थान, यानी कि यहाँ पर सिक्रीशंस होते हैं। यहाँ पर जो है म्यूकस प्रोड्यूस होता है, जैसे लंग्स की है और ईसोफेगस है, आपका जो है फेरिंग्स है, गला है, नाक है, साइनसेस है, ये सब कफ का प्लेस है। तो ये सब जब संतुलित वे में, बैलेंस्ड फॉर्म में हमारे शरीर में होते हैं, काम करते हैं, तो हम हेल्थ एंजॉय करते हैं, हम स्वस्थ होते हैं। लेकिन जब यही सब किसी भी रीजन से, जो कारण जैसे मैंने बताए, उनसे बढ़ते हैं अपनी ही जगह पर, और बढ़कर इतना बढ़ जाते कि दूसरे की जगह पर पहुंच जाते हैं, तब हम अस्वस्थ होते हैं, हम अनहेल्दी होते हैं। यानी डॉक्टर कविता जी, जैसे आप बोला हमनी के शरीर के 3 गो हिस्सा जोन बाते, जिसे हैजा के भाग के, जिससे हमनी के ढेर मना कैसे वजह लाबिल Yes, हाँ। होवेला। तो एगो व्यक्ति के अगर बहुत ज़्यादा बा, उ नहीं सकता निकाले, हाँ, तो ओकरा कौन तरह के परेशानी हो सकी? देखो, ये फिर यहाँ पर आपको पित्त की व्याधि, यानी कि एक्सेस ऑफ पित्ता की वजह से आपको बीमारी हो रही है। तो सबसे पहले ऐसे नहीं है कि एकदम से लाबिल उसका बढ़ेगा, बॉडी सिम्टम्स देगी, बॉडी लक्षण देगी। लाबिल का बढ़ना जो है, यानी कि उस पेशेंट को या तो कॉम्प्लिकेशंस के रूप में गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो सकते हैं, या तो उसका ब्लैडर जो है वो फूल सकता है, कोलेसिस्टाइटिस, ये सब बीमारियां होती हैं। तो ये लास्ट स्टेज है, डायग्नोज करने वाली स्टेज। उससे पहले जो है उसके लक्षण शरीर देगा। आपको पहले एसिडिटी होगी, पहले आपको नोजिया वाली फीलिंग होगी, आपका पित्त लेवल बॉडी में बढ़ेगा। उस इंसान को हो सकता है एंजाइम्स और ये जूसेस जो इंडाइजेशन वगैरह है वो बहुत ज़्यादा होगा। ओके, तब वहाँ पर हमें आयुर्वेद आता है उसको कंट्रोल करने के लिए कि एक्सेस बाइल बढ़े ही ना। अब जब बढ़ गया तब वो उसके हिसाब की चिकित्साएं हम करते हैं। तो मान लीजिए अगर एगो व्यक्ति जोन बाते रोज सुबह ई लाबिल जोन बाते निकालता, हाँ, तो ई सुविधाजनक ओकरे शरीर खातिर अच्छा बाते, या फिर ओकरा चाहेला डॉक्टर के ही देखे के? जी बिल्कुल, उसको डॉक्टर को देखना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर हमारा शरीर इजेक्ट करता है, एलिमिनेट करता है, अपने शरीर से निकालता है, यानी कि वो हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यानी कि उसको निकलना ही चाहिए। अगर वो अंदर ही रहा तो वो पचेगा और वो जो है फिर अपक्व होकर, यानी कि टॉक्सिन्स देगा हमारे शरीर को, किसी भी चीज़ का। लेकिन ये एक साइन है, सिम्टम है, तो फिर उसको, जैसे आने वाले समय में मैं आपको डिटेल में स्टेजेस बताऊंगी, तब आपको ये समझ में आएगा कि कब लाबिल ऐसे निकलता है, कब जो है रिगर्जिटेशन होती है, और हमें उसमें क्या करना चाहिए। अब मान लीजिए कि जो टॉक्सिन है, हाँ, अगर वो टॉक्सिन ढेर मना आकिमिले हो जाता, हाँ, तो ओकर से कौन तरह के परेशानी हो सकी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। देखिए, हमारे शरीर में टॉक्सिन ऐसे ही नहीं बनता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। क्या होता है, बीमारी पैदा होने के 6 स्टेजेस होती हैं। ओके, वो 6 स्टेजेस जो हैं, इसमें मैं छोटा सा कंपैरिजन करना चाहूँगी मॉडर्न से और आयुर्वेद का। मॉडर्न में बीमारी की सिर्फ 2 स्टेजेस होती हैं, यानी कि डायरेक्ट सिम्टम का मैनिफेस्टेशन, यानी कि लक्षणों का आना और डायग्नोसिस हो जाना, और दूसरा है स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन, उपद्रव होना, कॉम्प्लिकेशन होना, वो ऑर्गन का फंक्शंस ठीक से ना होना, मतलब बीमारी कंप्लीटली इनक्योरेबल की स्टेज तक पहुँच जाती है।
आयुर्वेद में ये जो लास्ट की 2 स्टेजेस हैं ये तो होती ही हैं, लेकिन इससे पहले ये एक आयुर्वेद की दी हुई धरोहर है जहां हम जान सकते हैं कि हम जो शुरू की जो 4 स्टेजेस हैं कैसे बीमारी को रिवर्स करें, कैसे बीमारी का जड़ से इलाज करें या उसको पैदा ही ना होने दे, उसको फ्यूचर डिजीज जो होने वाली है उसको वहीं पर शुरू में ही रोकें। तो क्या होता है, फर्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है संचय, यानी कि स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन। ये जो आपने आम का जिक्र किया, यहाँ पर वो बढ़े हुए दोषों की वजह से जो अपनी अपनी जगह में बढ़े हैं, वो डाइजेस्टिव फायर को जब उन्होंने वीक किया और आम बना, टॉक्सिन्स बना, तो ये आम एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ अपनी अपनी जगह पे। ओके, जिस भी दोष की वजह से वो बढ़े हैं। अगर सपोज के आप समझ सकते हो वात बढ़ा, मान लो आप कहोगे कि वात बढ़ा, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन में बढ़ा, तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसका जो एब्डोमेन है, आपने सुना होगा कोई कहता है बहुत ही क्रूर कोष्ठ है, यानी कि बहुत ही कॉन्स्टिपेटेड रहता है, वो बहुत ही हार्ड है, ओके, सॉफ्ट नहीं है, उसका बाउल मूवमेंट्स ठीक नहीं है, तो यहाँ पर वात बढ़ने की शिकायत हो रही है, या उसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा एब्डोमिनल पेन लग सकता है। पित्त जब बढ़ता है तब पेशेंट को थोड़ा सा नोजिया, एसिडिटी, जलन की शिकायत ये हो सकती है। ओके, तब एक्सेस कफ बढ़ेगा तो म्यूकस आ सकता है, उसको हैवीनेस फील होगी, आलस महसूस होगा, लेथार्जी, कुछ करने का मन नहीं करेगा, और हैवीनेस, पफीनेस, आप देखोगे कि चेहरा कभी कभी किसी का बहुत पफी फील करते हैं, तो वो जो है कफ बढ़ने के लक्षण होते हैं। तब क्या होता है, ये जो फर्स्ट स्टेज में अगर आप इलाज कर लेते हैं, उसको पचा कर उसको बाहर निकाल देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, अगर नीचे बढ़ा तो टॉयलेट के थ्रू, ऊपर बढ़ा तो वॉमिटिंग के थ्रू, जो जिसका रास्ता है वहां से निकाल देते हैं, तो कोई बीमारी नहीं होगी। आप आने वाली फ्यूचर डिजीज को रोक लिया आपने। लेकिन आपने क्या किया, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम मोस्टली करते हैं, कभी कभी लेट नाइट डिनर किया, हैवी मील, उसमें आपने कॉफ़ी भी लिया, खीर भी लिया, या तो कुछ आपने एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लिया, रात को आप सभी जानते हैं कि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो वीक हो जाती है, तो वो खाना आप ठीक से पचा नहीं पाए। जब वो खाना नहीं पचा, जब आप रात को सो रहे हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि डिस्कम्फर्ट, बहुत हैवीनेस, यहीं पर खाना पेट में रखा है। तो आप सवेरे जब उठेंगे, आपको एक एंटासिड ले लेंगे आप, ठीक है, सिम्टम्स को मास्क करने के लिए, जो भी लक्षण हुए हैं उनको रोकने के लिए। बीमारी वहीं की वहीं है, प्रॉब्लम है जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अभी भी पेट में है, लेकिन ताकि आपको एसिडिटी ना हो, आप दूसरा खाना खा सके और एक ब्रेड बटर फ्रोमाज ले सके, कॉफ़ी ले सके, चाय ले सके, आप उसको एंटासिड ले लेंगे। अब क्या किया आपने, सिम्टम्स को मास्क कर दिया। आफ्टरनून होते होते दोपहर तक आपको फिर से अब जलन और एसिडिटी शुरू हो गई, क्योंकि वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में चलता है, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, वहां पर उसको पचना है, तो वहां पर क्या होगा, आप फिर से एक एंटासिड ले लेंगे और आप फिर से खाना खा लेंगे, अपना लंच टाइम हो गया। आपको क्या करना चाहिए था, आपको यहाँ पर फास्टिंग करनी चाहिए थी, उपवास करना चाहिए था उस वक्त के लिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि 2-3 दिन का, नहीं, उस समय के लिए ब्रेकफास्ट को या लंच को स्किप करना चाहिए था, गर्म पानी पीना चाहिए था, या जिंजर इन्फ्यूजन पी सकते थे, ठीक है, या घोलानी का या किसी भी चीज़ का, जैसे आपको सिम्टम्स आ रहे हैं उस टाइप का जो है छोटी रेमेडीज कर सकते थे। तब क्या होता, आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है फिर से बढ़ती, आपकी डाइजेशन फिर से बढ़ता, और वो जो अपचित खाना है उसको पचा पाता और उसको शरीर से बाहर निकालता और शरीर को न्यूट्रिएंट्स देता। लेकिन यहाँ पर जब आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, द मोमेंट यू मिस दिस अपॉर्चुनिटी, आपने फ्यूचर डिजीज होने वाली अपॉर्चुनिटी जो शरीर ने दी थी उसको रोकने के लिए उसको मिस कर दिया है। समझ रहे हैं, क्योंकि अब वो आम कलेक्ट होना शुरू हो गया अपनी अपनी जगह में। जब हम सेकेंड स्टेज में जाते हैं, अब किसी इंसान की हैबिट बन जाती है बाहर खाना, लेट नाइट खाना या हैवी खाना, ठीक है, या यहाँ पर सिर्फ खान पान नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी को एक्सेस ऑफ ड्राइविंग से, एक्सेस हवा से, किसी भी रीजन से कोई भी दोष जो है शरीर में जब कुपित होता है, बढ़ता है, वो उस जगह को वहाँ पर प्रॉब्लम कर सकता है। तब वहाँ पर बढ़ते बढ़ते आम जो है कलेक्ट होता गया, अब ग्लास फुल होने लग गया, यानी कि टॉक्सिन्स का जो ग्लास है, स्थान में जो जगह है उस पर एक लिमिटेड स्पेस है, उससे ज़्यादा वो नहीं उसको डाइजेस्ट कर पाएगा, नहीं रख पाएगा। अब बढ़ते बढ़ते स्टेज ऑफ एग्रावेशन शुरू हो गई, यानी कि अब वो प्रकोपित होने लग गया, बढ़ गया है। अब यहाँ पर भी आपको सिम्टम्स देगा शरीर, यहाँ पर भी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, आप अपने खान पान के थोड़े से चेंजेस लाकर आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप इग्नोर करते
जाते हैं, आप एंटासिड ले लेते हैं, आप सोचते हैं मैं तो फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, और आप आगे बढ़ते जाते हैं, अपनी गलतियां दोहराते जाते हैं। अब तीसरे स्टेज में डिजीज पहुंच जाएगी, यानी कि स्टेज ऑफ माइग्रेशन। अब आम जो है टॉक्सिन्स जो है बढ़े हुए दोषों के साथ इतना बढ़ जाता है कि ग्लास से ओवरफ्लो होने लग जाता है। अब वो अपनी जगह को छोड़कर स्रोतस, यानी कि जो जितने भी बॉडी में देखो सर्कुलेट करते हैं, माइक्रो चैनल्स होते हैं, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स दूसरी जगह पर पहुंचा सकें, सेल्स में, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में पहुंचा सकें, उनके थ्रू अब वो टॉक्सिन माइग्रेट होना शुरू होगा। किसकी तलाश में? पूरे शरीर में सर्कुलेट करेगा, एक वीकेस्ट एरिया की तलाश में। कोई भी स्ट्रॉन्ग पर अटैक नहीं करता है, हमेशा वीक पर अटैक होता है। तो ऐसा ही हमारे शरीर में कुछ है, हमेशा वीक ऑर्गन। कभी आप सोचोगे कि सेम आम से या टॉक्सिन से, सेम गलत खान पान से, आप सोच सकते हो किसी को जाबित हो गया, किसी को जॉइंट्स पेन हो गया, आर्थराइटिस हो गया, किसी को लास्ट स्टेज में कैंसर हो गया, किसी का बहुत ही गलत खान पान है। ओके, क्यों? क्योंकि उसके शरीर में वो एरिया वीक था। किसी को इनफर्टिलिटी हो गया, वो एरिया वीक था। कैसे? जब कोई एरिया स्ट्रोंग है, हर एक टिश्यू की अपनी इम्यूनिटी है, हर एक सेल की अपनी इम्यूनिटी है, वो उसको मेटाबॉलिज करके पचाकर बाहर निकाल देता है, अपने ऊपर अटैक नहीं करने देता। लेकिन जो वीक है, या तो इम्यून सेल्स हैं जो वीक हैं, उसका इम्यूनिटी कम हो गया, ठीक है, तो ऐसे जाकर वो उसकी तलाश में रहते हैं कि हम कहाँ अटैक करें, हम कहाँ नया घर बनाएं, ठीक है। अब अगली स्टेज में जाने के लिए स्थान संचय, यानी कि डिपोजिशन, अब उनको रास्ता मिल गया, जगह मिल गई, अब उनको वहां पर डिपॉजिट होना है। अब वो आम टॉक्सिन्स जाकर वहां पर डिपॉजिट होंगे। जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में हम ले लेते हैं, आपके छोटे जोड़ों में दर्द शुरू होता है, यानी कि वो आम और टॉक्सिन से, क्योंकि पहले से या तो हो सकता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, लेकिन आपके फैमिली में किसी को था, तो आपको कहीं ना कहीं चांसेस थे रिमैचेस होने के। लेकिन आप चाहते तो आप बचा सकते थे खुद को प्रिकॉशंस लेकर, अच्छे डाइट और लाइफस्टाइल से। अब क्योंकि आप ऑलरेडी प्रीडिस्पोज्ड थे, वो टॉक्सिन्स आकर आपके छोटे जोड़ों को घेर लेते हैं, उसमें जमा हो जाते हैं, या गाउट जैसे कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जमा हो जाते हैं जोड़ों में, या ऑस्टियोआर्थराइटिस होना, वो उसको जाकर वहाँ के जोड़ों के फंक्शनिंग को रोक देना, उसको एक कोटिंग बना देना। जैसे कि अगली स्टेज में जब जाता है, क्योंकि अब घर बन चुका है, अब ये डिजीज़ के थोड़ा प्री सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। पेशेंट को हो सकता है, रिमाचिस वाले पेशेंट को हो सकता है कि कभी कभी स्टिफनेस शुरू हो जाए, कभी कभी, अभी पूरी तरह से रेडनेस नहीं हुआ है, अभी इन्फ्लेमेशन, शरीर ने अपना कार्य करना, इम्यून सिस्टम ने अपना कार्य करना शुरू नहीं किया है, ठीक है। अगली स्टेज में जब जाएगा, जो कि लास्ट की 5th स्टेज है, डिजीज मैनिफेस्टेशन की, सिम्टम्स की, अब पेशेंट जो है डॉक्टर के पास पहुंचेगा। यूजुअली पेशेंट इस स्टेज पर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जबकि बॉडी ने कितने मौके दिए, आप खुद से कर सकते थे। जब दोष चलने भी लगे, टॉक्सिन चलना भी लगा, तब भी बॉडी सिम्टम दे रही थी, स्टिफनेस में भी सिम्टम दे रही थी, लेकिन नहीं, उसने कोई चेंजेस नहीं किए। अब जब सिम्टम्स आ गए, इतना हो गया कि रेडनेस हो गई, अकड़न हो गई, हर सवेरे मॉर्निंग स्टिफनेस हो गई, तब जब डॉक्टर के पास पहुंचते हो, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तो तब पता चलता है पेशेंट को रिमैचेस हो गया, पेशेंट को डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हो गए, या लो इम्यूनिटी डिजीज हो गई। अब क्या हुआ, क्यों ऐसे? देखो, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, मॉडर्न साइंस एक्चुअली कोई रीज़न नहीं बताती कि किसी पेशेंट को क्यों रिमैचेस शुरू हो गया। वो बस बोलते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, शरीर अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही अगेंस्ट काम कर रही है। तो डॉक्टर कविता, जिसे आप बोला कि अगर हमनी के शरीर में ई टॉक्सिन बढ़ जाला तो हमनी के पूरा शरीर में ई अपन घर बना लेवेला, हाँ, और ई एकर से जैसे तरह तरह के बीमारी भी हो जाला, जैसे आप बोला रिमाचिस होए के बहुत ही संभावना रहेला, लेकिन अगर डॉक्टर लगे जब एगो व्यक्ति जाला, देर हो जाला अगर वो घर पे अपन इलाज नहीं करी। लेकिन ई रिमाचिस से बचे खातिर आयुर्वेद में कौन चीज बुलल गल बाती? ओके, जैसे मैंने बताया, अब जब डिजीज हो गई है, अब उसको घर में आप कुछ नहीं कर सकते, अब उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। आप कब कर सकते थे? जब वो शुरू की अवस्थाओं में था, यानी कि शुरू होने से पहले। अब तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यही इसीलिए मैंने बताया, शरीर ने 4 बार मौका दिया कि आप उसको रिवर्स कर लो, लेकिन आपने नहीं सुना। अब आपको जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एगो आयुर्वेद में एगो व्यक्ति के अगर ई सब समस्या बाते, हाँ, तो ओकर में इलाज
पूरा तरह से ओकरा स्वस्थ रखे सके या फिर जैसे पहले रहल स्वस्थ हो सके? जैसे कि अगर किसी को रेमाचिस हो गल बाटे। बिल्कुल देखो ये अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। और अगर पंचकर्म किया जाए, डिटॉक्सिफिकेशन या बायो प्यूरिफिकेशन जिसे बोलते हैं, वो किया जाए तो आयुर्वेद में ये बहुत ही खूबसूरत एक विज्ञान है कि इसमें जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हुए हैं उस जगह पर, ये मुश्किल से होगा लेकिन ये संभव है, उसको वापस सर्कुलेशन में लाकर फिर से निकाला जाए, यानी कि आपके जॉइंट्स को फिर से नया बनाया जाए, आपकी डिजीज को रिवर्स किया जाए। ऐसा संभव है, लेकिन ये तब संभव है जब संशोधन चिकित्सा होगी, यानी कि प्यूरिफिकेटरी प्रोसीजर्स किए जाएंगे। समझ रहे? अगर आप सिर्फ मेडिसिन पर हैं तो उसको सिर्फ मैनेज कर पाएंगे। हैजा परी आप एगो बहुत अच्छा बात बोला, जिसे ढेर कोई जैसे रात के खाना ले रन जा, वो लोग के खाना नहीं पचल, वो लोग के सुबह होल तो वो लोग के अगर ब्रेकफास्ट यंग सा फिर लंच यंग सा तो वो अवरी कैसे बोल जा, वो गंभीर हो जाला, स्थिति जोन बातें गंभीर हो जाला। आप बोला चाहेला व्रत रखे की, नहीं जी। खाए की। हाँ, देखो जब हमारी बॉडी एक आपको सिग्नल देगी, यानी कि अगर बॉडी ये सिग्नल दे रही है कि मुझे भूख लगी है, तब आपको खाना चाहिए। बॉडी अगर सुबह उठ के ये सिग्नल दे रही है कि ये जो खाना रात को मैंने खाया वो पचा नहीं है, तब आपको व्रत करना चाहिए, ताकि आपकी डाइजेस्टिव पावर कमज़ोर जो थी वो फिर से बढ़ सके और आप उस अपचे खाने को पचा सके। लेकिन अगर आपको सिर्फ गर्म पानी पी सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं या कुछ इन्फ्यूजन्स ले सकते हैं जिससे आपकी डाइजेशन बढ़े। हमेशा के लिए व्रत मैं नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर मैं उस टाइम के लिए व्रत बोल रही हूँ कि तब तक आपका खाना ना पचे। ठीक है? भूख का लगना ये ऐसा लक्षण है कि आपको अब खाना खाना है, यानी कि अब आपका खाना पच गया, आपके शरीर में कोई टॉक्सिन नहीं है। ओके? अगर भूख नहीं लगती, नोजिया हो रहा है या एसिडिटी हो रही है, यानी कि रुक जाइए, ये एक पॉज है, अब आपको व्रत करना है। ओके? बिल्कुल। हाँ, अक्सर देखी रह जा कि एगो व्यक्ति भला चंगा बाते लेकिन अचानक से वो बीमार हो गल। हाँ, देखो कोई भी बीमारी अचानक से नहीं होती। कोई भी बीमारी जो है ऐसा होता है कि अब डेकेड्स लगते हैं वो टॉक्सिन्स का ग्लास भरने के लिए, यानी कि वो बीमारी की शुरुआत, उसका बीज कई साल पहले आ चुका था। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक बच्चा है, वो कुछ भी फास्ट फूड खाता है। जैसे आप जानते हैं कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसमें एक्सरसाइज कम होती है, तो आप बाहर का खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं। ओके? आपको लगता है कि आप सब कुछ पचा सकते हैं, और सही भी बात है, क्योंकि यंग एज में आपका डाइजेस्टिव पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है, आप पचा लेते हैं। फिर उस बच्चे को कभी कभी जब जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, उसका लाइफस्टाइल सेम रहता है, उसको कभी कभी ऐसे लगता है कि अब उसको अनईजी लगता है, एसिडिटी लगती है, वो सोचता है ओके है, तो वो भी ठीक हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, अब उसको शुरू होता है कि उसके जॉइंट्स में थोड़ा सा पेन शुरू हो गया है, हल्का फुल्का, जो बिना किसी दवा के वो आसानी से अपने आप ठीक हो जाता है। वो उसको भी इग्नोर करता है। ये सिग्नल दे रही है बॉडी कि आपके शरीर में पैथोजेनेसिस शुरू हो गया है। अब एक दिन जब वो सवेरे उठता है, उसको मॉर्निंग स्टिफनेस शुरू हो गई, उसको जो है जोड़ों में जकड़न या हाथों में लाल होना, ये छोटे जोड़ों में रेडनेस शुरू हो गई, तब वो डॉक्टर के पास जाता है। और जब वो डॉक्टर के पास गया तो जो है डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट्स करते हैं, सब कुछ पॉजिटिव आता है, तो डॉक्टर उसको टैग कर देते हैं कि आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है। तो अब पेशेंट को ये लगेगा कि ये बीमारी मेरे को अभी शुरू हुई है, जब टेस्ट्स डायग्नोज किए गए। ओके? लेकिन देखा जाए तो बीमारी 10 से 15 साल पहले शुरू हो चुकी थी, उसका बीज बोना शुरू हो चुका था। तो ये समझने की ज़रूरत है। और आयुर्वेद में देखल जाला कि मालिश के बहुत महत्व दिवल जाला, एकर पीछे कोनो कारण? हाँ, देखो एक्चुअली आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है पंचकर्मा का। पंचकर्मा जब करते हैं तो वो एक डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जैसे मैंने बताया कि डिटॉक्स करना है बॉडी को, कैसे? ये खाली जूस पीने से डिटॉक्स नहीं है, या जैसे बोलते हैं कि बस नीचे से लावमा दे दिया डिटॉक्स कर दिया, या ऊपर से वोमी करा दी डिटॉक्स कर दिया, नहीं। उसके लिए पहले हमें बॉडी को तैयार करना पड़ता है, जिसको हम पूर्व कर्म बोलते हैं, यानी कि प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स जो होते हैं। तब उसमें क्या होता है, हम पेशेंट को अब कुछ मेडिकेटेड मेडिसिन पिलाते हैं, उसकी डाइजेशन को बढ़ाया जाता है, उसके बने हुए आम को पचाया जाता है, और उसको कुछ अभ्यंग टेक्निक्स दी जाती हैं, स्नेहन जिसको बोलते हैं।
अभ्यंतर भी और बाह्य भी। ये जो मालिश आप बोल रहे हो ये स्नेहन है, ऑयलेशन, यानी कि बॉडी को ऑयलेट करना, अंदर से भी और बाहर से भी। तो अब ये जो है अंदर से जो चिपके हुए दोष होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उसको निकालकर फिर से सर्कुलेशन में लाता है। सिर्फ अभ्यंग नहीं, मालिश नहीं, अंदर से जो टेक्निक्स दी गई, वो जो बॉडी को तैयार किया गया उसके द्वारा इन कॉम्बिनेशन विद अभ्यंग, तो ये 3-4 दिन तक ये सब चलता है। तब उसके बाद जब फिर से आपका टॉक्सिन्स जीआईटी में आ जाता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में या स्टमक में, तो उसको बाहर निकाला जाता है। वो फिर पंचकर्म के अंदर आता है, डिटॉक्स कहते हैं इसे। तो हाँ, कुछ हद तक कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें आप हल्का फुल्का अभ्यंग कर सकते हैं। जैसे कि रिमैटिज्म के एग्जांपल दें तो उसमें अभ्यंग नहीं जाएगा। यहाँ सारे रिमैटिज्म के पेशेंट को मैं बोलना चाहूँगी, इसमें मालिश नहीं जाएगी। जब आपके जोड़ फूले हुए हैं तब आप सूखी सिकाई कर सकते हैं। आप अगर उस पर मालिश करेंगे तो वो और फूल के आएगा। जब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि आपके जोड़ों में स्टिफनेस है या आपको सिर्फ दर्द है, वहां पर आप गरम तेल की मालिश कर सकते हैं हल्के हाथ से और उसकी सिकाई कर सकते हैं, वो आपको फायदा देगी। तो यहाँ पर ये जानने की जरूरत है। डॉक्टर कविता जी, एक बारे में अगर बात करब जा आयुर्वेद पर, तब बहुत कुछ बातें, बहुत जानकारी हम लिख सकब जा हासिल करे, लेकिन समय के कमी बातें हमने के कार्यक्रम में जोन बातें लगभग अपन अंत पर पहुंच गल बातें। आपसे यही मांग करती, जब हर बरिस हमने 31 अगस्त के ई आयुर्वेद दवा के बारे में चर्चा करिया जा, एगो दिवस के घोषणा भी करल गल बातें, आप संदेश के रूप में कौन सी बोलबा? देखिए, मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी, अपने शरीर को सुनिए, शरीर के द्वारा दिए गए संकेतों को समझिए और उसी हिसाब से आप रिएक्ट कीजिए। आपका आहार विहार ये डिसाइड करेगा, आज जो आप खा रहे हैं वो आने वाली फ्यूचर डिजीज के लिए या तो कारण बन सकता है या उसको रोक सकता है। तो प्लीज़ आप हेल्दी खाइए, अपना आहार विहार, अपना डाइट और लाइफस्टाइल को बहुत ही ध्यान से कीजिए और जो है स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, ये सब जानकारी दी खातिर। धन्यवाद। जी हाँ, आज जैसे हमने आयुर्वेदिक दवा के बारे में आप लोग के जानकारी दे जा, और हमने के डॉक्टर जी काफ़ी जानकारी दे रहन कि कैसे हमने के चाहेला एगो संतुलित आहार लेके, और शुरू में ही अगर कोनो बीमारी के संकेत लौकी तो चाहेला अपन डॉक्टर लगे जाए के सलाह ले खातिर या फिर इलाज कराए खातिर, तबे हमने एगो स्वस्थ जीवन सकब जा जिए। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमनी हजे परी विराम देव जा, और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।